Hey guys, I'm back with my second chapter of class 11 structure of atom. ठीक है। अब what is atom? Atom होता क्या है? आप जो है वो स्टार्टिंग में 8th 7th 8th 9th में आप सबने पढ़ा है कि एटम क्या होती है हमारे पास। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। क्या है एटम? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम जो बिल्कुल बेसिक्स ही डिस्कस करेंगे जो आपने 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स थी, न्यूट्रॉन्स थी, ठीक है, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। नाउ कमिंग टू फर्स्ट थ्योरी व्हिच इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। डाल्टन्स का फर्स्ट पोस्टुलेट अगर आप लोगों को याद होगा 9th में आपने पढ़ा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम जो है वो क्या होता है हमारे पास? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। सेकेंड पोस्टुलेट अगर आपने पढ़ा होगा वो था हमारे पास एटम इज इनडिविजिबल, कि हम जो है वो क्या करते हैं? एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन बाद में जो है जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे उनकी डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की, जिसकी वजह से हमारे पास जॉन डाल्टन की थ्योरी फेल हो गई थी। ठीक है। अब तो इसलिए हम जो है वो फर्स्ट बिल्कुल हमारे पास जो डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की वो किसने डिस्कवर किए थे? जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किए थे। ठीक है। अब जे थॉमसन ने जो है वो क्या किया था वो बता। तो ये था हमारे पास उसका जे थॉमसन ने जो सेटअप किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है नंबर 4, ये जो है हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है या फिर जिसे कहते हैं हम इवैक्यूएटेड ट्यूब। ठीक। अब इवैक्यूएटेड ट्यूब का क्या है हमारे पास कि इसमें जो है एक तो कोई भी गैस ले सकते हो आप और उसे कितने भी लो प्रेशर पर मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे जो प्रेशर लिया उसने कितना लिया? 10⁻³ mm ऑफ मर्क्यूरी, मतलब कितना ज्यादा लो प्रेशर वो उसने मेंटेन किया था। ये क्या है हमारे पास? नेगेटिव टर्मिनल विच इज द कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल विच इज द एनोड। ठीक है। हाई वोल्टेज जो है हमने इसलिए लिया है यहाँ पर जे थॉमसन ने कि हमारे पास इजीली आयनाइजेशन हो सके, जो हमारे पास जितने भी अगर यहाँ पर कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल है वो इजीली हम उसे आयनाइज कर सके। ठीक है। अब जब उसने इतना हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया तो उसने क्या देखा, क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि हमारे पास जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे जो है उसे रेज दिखी कि हमारे पास क्या हो रही है? रेज एमिट आउट हो रही है जो नेगेटिव टर्मिनल से किसकी तरफ जा रही है? हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है। अब ये चीज क्योंकि ये हमारे पास जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी इसलिए इनको नेम दे दिया था हम लोगों ने कैथोड रेज। कैथोड रेज लेकिन क्या थी? कलरलेस थी। अभी कैसे मालूम हुआ था कि हमारे पास क्या है? नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही है और पॉजिटिव की तरफ जा रही है। उसमें डिस्चार्ज क्योंकि जो है वो कोटिंग कर दी थी उन्हें किस चीज से? हमारे पास जिंक सल्फाइड से, जो हमारे पास क्या है? फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है। ठीक है। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल क्या है? अगर उससे कोई भी पार्टिकल जो है जाके लगता है तो वो क्या होता है? हमारे पास ग्लो करना स्टार्ट होता है। तो इस केस में भी क्या हुआ था कि जो नेगेटिव टर्मिनल से जो रेज निकल रही थी वो हमारे पास जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जाके क्या हो रही थी? जिंक सल्फाइड स्क्रीन ग्लो कर रही थी। तो दैट मीन्स हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे और कहाँ पे जा रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे थे। इसलिए इन्हें हमने क्या नेम दे दिया था? कैथोड रे। ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे थे इसलिए इन्हें क्या कह दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक। अब प्रॉपर्टीज क्या थी हमारे पास कैथोड रे की? नंबर फर्स्ट कि हमारे पास वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। आपने अभी देखा कि हमारे पास क्या हाई वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया जिसके तहत अब देखो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स थी जो कैथोड और एनोड वो किस चीज की थी? हमारे पास मेटल की बनी थी। अब मेटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप उसे इतने पोटेंशियल, इतना हाई पोटेंशियल दोगे तो जो पॉजिटिव वाला नेगेटिव जो है वो क्या है? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या फिर पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे भी क्या हुआ कि मेटल से जो है इतने हाई पोटेंशियल की वजह से पॉजिटिव एनोड ने जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और इसलिए ये हमें रेज दिख रही थी। ठीक। अब ये चीज आप लिख सकते हो कि हमारे पास क्या है? मेटल इलेक्ट्रोड्स है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं तो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर कैसे हुए? तो इसकी जगह क्या इन्होंने
परफोरेटेड एनोड ले लिया था। परफोरेटेड एनोड का मतलब हो गया जिसमें हमारे पास क्या थे, पोर्स थे और इलेक्ट्रॉन्स इजीली जाकर कहाँ पर हो रहे थे, अटैक कर रहे थे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर अटैक कर रहे थे। ठीक, तो ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि हमारे पास क्या है, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि जो हमारे पास कैथोड रेज है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। ये चीज कैसे वो हुई, कैसे प्रूव हुई, अगर इनमें कैथोड रेज के उसमें आपने पाथ में जो है, वे में जो है क्या रख दिया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसमें क्या है कि शैडो हो रही थी, शैडो फॉर्म हो रही थी, तो दैट मींस दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें क्या होती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या प्रोसेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं। ये चीज कैसे प्रूव हुई थी, कैसे प्रूव हुई थी, इन्होंने क्या रख दिया था, छोटे छोटे पेडल व्हील्स रख दिए थे। ठीक, अब जब इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, जब वो पेडल्स के साथ जो है वो टकराएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे ट्रांसफर हो जाएगी, पेडल व्हील्स को, और पेडल व्हील्स क्या हो जाएंगे, रोटेट करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इन्हें मालूम हुआ कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये कैथोड रेज जो है वो क्या करती है, पजेस करती है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो ये क्या है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, आपने अभी देखा है हमारे पास जिंक सल्फाइड क्या है, फॉस्फोरस मटेरियल है। अब यहाँ पे क्या है, जब ये कैथोड रेज इस पे जाके अटैक करेगी तो ये क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ तक तो है ये हमारे पास की कैथोड रेज। अब अगर हम इसमें जो गैस पहले ली थी, उन्होंने क्या किया, इस गैस को जो है चेंज किया, एक बार जो है वो गैस को चेंज कर दिया, या फिर क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स को चेंज करके देखा, तो या फिर एक बार दोनों चीजों को चेंज करते रहे। इसी तरह एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक, तो उन्होंने देखा कि हमारे पास जो है जो प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की, जितने भी अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, वो सब क्या रही, बिल्कुल सेम रही, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे जो है जब इन्होंने इलेक्ट्रोड्स चेंज करके देखी या गैस चेंज करके देखी, क्योंकि उसमें क्या है हमारे पास कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, दे रिमेन सेम। इसलिए क्या चीज हमारे पास सामने एक ऑब्जर्वेशन आई कि कैथोड रेज जो है दे डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो हम मटेरियल इलेक्ट्रोड्स का या फिर जो गैस यूज कर रहे हैं उस चीज से कोई इफेक्ट नहीं होगा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो जे थॉमसन ने की थी, वो क्या है, चार्ज टू मास रेशियो। उसने क्या कैलकुलेट किया था, चार्ज टू मास रेशियो, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, E/n। ये बताती हूँ कैसे how J.J. Thomson calculated the charge to mass ratio of electron। ठीक है, J.J. Thomson ने क्या किया था, कैथोड रे ट्यूब ली थी, जो हमने बताई पहले अभी, डिस्चार्ज ट्यूब ली, और उसने उसमें जो है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की व्हिच वाज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, एंड टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो पाथ था इलेक्ट्रॉन्स के उसके भी क्या थे हमारे पास, परपेंडिकुलर थी। अब जे थॉमसन ने जो है वो ये आर्ग्यूमेंट करी कि हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो किस चीज पर डिपेंड करती है। जे थॉमसन ने कहा कि वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा पार्टिकल पे चार्ज होगा, उतनी ही ज्यादा इंटरैक्शन होगी विद इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या लिख सकते हो आप, हायर द नेगेटिव चार्ज हायर विल बी डिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगी, हमारे पास डिफ्लेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट उसने कहा कि वो मास ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा पार्टिकल का साइज कम होगा वो उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, मतलब मास कम तो हमारे पास डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। आप खुद देख लीजिए, अगर हमारे पास किसी पार्टिकल का साइज, आप देखो बॉल का साइज, अगर हमारे पास एक स्मॉल बॉल है, बहुत ही छोटी है बॉल,
तो अगर आप उसे जो है वो क्या करते हो, उसका मास जो है वो कम होगा तो वो कितनी तेजी से जाएगी, ठीक है। और आप सेम ले लीजिए, अगर आप जो है वो क्या है बड़ी बॉल ले रहे हो, बिग बॉल ले रहे हो, तो हमारे पास क्या है उसका मास ज़्यादा होगा और वो हमारे पास कम मतलब बहुत ही ज़्यादा धीरे जाएगी। तो सेम हमारे पास इसी तरह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का था कि उनका मास जितना ज़्यादा कम होगा डिफ्लेक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। थर्ड उसने कहा कि हमारे पास वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहा कि द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। कि अगर हम जो है वो वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा देंगे, उसके मैग्नीट्यूड को ज़्यादा कर देंगे, तो डिफ्लेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की वो इतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब उसने सबसे पहले क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करी। तब जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैथोड है, ठीक है, ये समझ लीजिए कैथोड है, ये हमारे पास एनोड है, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ठीक है। कैथोड से किस में जाएगा, हमारे पास एनोड की तरफ जाएगा। अब जब यहाँ पे सिर्फ उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करी, पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करी, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन पॉइंट जो है वो क्या रही, हमारे पास ए रही, ठीक। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड हटा दी जे थॉमसन ने, नाउ ही ओनली अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड। When he applied the magnetic field, he saw that the deflection of electrons, suppose it is at the point B, कि हमारे पास डिफ्लेक्शन कहाँ हुई इलेक्ट्रॉन्स की, पॉइंट बी पे हुई। अब तो नेक्स्ट उसने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किया जाए, तो उससे क्या किया, उसने देखा कि जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो उसमें डिफ्लेक्शन कोई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड वाज बैलेंस्ड, ठीक है। इस तरह से उसने जो ये मेजरमेंट्स कैरी आउट करी, सो ही कैलकुलेटेड द चार्ज टू मास रेशियो, जो अभी आपको बताया था किसने क्या कैलकुलेट किया, ये सब उसी चीज का था कि E/m रेशियो, एंड इट वाज कैलकुलेटेड टू बी 1.75 into 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक। एक बार और बता रही हूँ कि चार्ज टू मास रेशियो में उसने क्या किया था। सबसे पहले जो उसने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, परपेंडिकुलर लेना है टू ईच अदर एंड टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ही आर्ग्यूड दैट द डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, वो हमारे पास 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर फर्स्ट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड वुड बी हायर। सेकेंड उसने बोला कि इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ पार्टिकल, जितना ज्यादा मास जो है पार्टिकल का कम होगा डिफ्लेक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड कहा था स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि जितने ज्यादा हम इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड विल अप्लाई, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी हायर, ठीक है। अब फर्स्टली उसने क्या किया, सिंपली इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करी, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से डिफ्लेक्शन जो है कहाँ पर होगी, हमारे पास ए पॉइंट पे हुई। नाउ ही ओनली अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड से हमारे पास किस पे हुई, बी पॉइंट पे हुई। Now he balanced the electrical field and the magnetic field, and the path of electrons was the same as the path from it was coming, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, पॉइंट सी पे। So he calculated the charge to mass ratio of electron, and it was calculated to be 1.75 into 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि हमारे पास अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में जे थॉमसन ने जब क्या किया, गैस चेंज करके देखी या इलेक्ट्रॉन्स चेंज करके देखे, तो हमारे पास क्या रही, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कैथोड रे की वो बिल्कुल सेम रही। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि E/m रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो भी जो है वो कैथोड रे का वो क्या रहा, बिल्कुल सेम रहा, वो कांस्टेंट वैल्यू आई, एंड दिस फॉर दिस, ठीक है। Now coming to next topic, that is the discovery of protons. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और सुन लीजिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स का वो किसने डिस्कवर किया था? मिलिकन ने। किसने डिस्कवर किया था? मिलिकन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मेथड डिवाइस किया था जिसे हम क्या कहते हैं? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही उन्होंने जो है वो चार्ज बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे जो है वो चार्ज कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, और मास जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर आपको कहीं वो करना है, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। नाउ कमिंग टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई तो एक पाथ सा मिल जाता है कि और डिस्कवरीज होती रही। तो दूसरे साइंटिस्ट आए, वो क्या थे हमारे पास? ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन। उन्होंने सिंपली क्या किया था कि पहले जो है जो डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की, उन्होंने उसमें जो है वो कितना प्रेशर मेंटेन किया था? बहुत लो प्रेशर था, दैट वाज 10⁻³ mmHg में वो किया था। ठीक है, और उन्होंने जो वो क्या है सेम बिल्कुल सेटअप उन्होंने किया फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, दैट वाज ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने क्या किया? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो प्रेशर मेंटेन किया, उसे कितना मेंटेन कर दिया? 10⁻⁻⁻1 mm ऑफ Hg। मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जितना प्रेशर था उससे थोड़ा हाई पे मेंटेन कर दिया। ठीक है, और सिंपली पहले जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में उन्होंने क्या लिया था? परफोरेटेड एनोड लिया था। इस बार क्या ले लिया था? परफोरेटेड कैथोड लिया था। और परफोरेटेड कैथोड के बैक साइड पे उसकी कोटिंग, डिस्चार्ज ट्यूब की कोटिंग जो फिर से किससे कर दी थी? हमारे पास जिंक सल्फाइड से कर दी थी। इन्हें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में हमारे पास इन्हें या तो क्या कहते हैं हम? एनोड रेज भी कहते हैं, एनोड रेज, कैनाल रेज भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं हम इन्हें? प्रोटॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ था? सबसे पहले उन्होंने जब इतना ही पोटेंशियल दिया तो उन्होंने क्या देखा कि जो हमारे पास इस बार पॉजिटिव से, मतलब एनोड से जो है वो क्या है? कलर्ड रेज निकली थी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या है? कलरलेस रेज निकली थी, जिन्हें हमने क्या है फॉस्फोरस मटेरियल पे देखा था कि वो हमारे पास ग्लो कर रही थी। लेकिन इस केस में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में क्या थी? हमारे पास कलर्ड रेज निकली थी, जो किस साइड जा रही थी? दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यही हमारे पास सिंपली में डिफरेंस था और कोई डिफरेंस नहीं था कि इस बार परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड कैथोड लिया था कि हमारे पास इस बार क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल कर रही थी, एंड दीज वर नोन एज द एनोड रेज और कैनाल रेज। प्रॉपर्टीज क्या थी एनोड रेज की, या प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज वो क्या थी? नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सेम आपने इलेक्ट्रॉन्स करे, दे आर चार्ज पार्टिकल्स। तो हमारे पास जो एनोड रेज थी वो भी क्या थी? हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स थे, उनमें भी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी पजेस कर रहे थे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो थी, अगर इनका हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकी जो है वो क्या है? ओरिजिन कैसे हुई। ठीक है, वहां पे बताया था क्योंकि हमने मेटल इलेक्ट्रोड्स लिए थे और हाई पोटेंशियल पे क्या है वो आयनाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट आउट हो रहे थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो मेटल से निकल रहे थे और एनोड पॉजिटिवली चार्ज उन्हें अट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या है? इस केस में क्या हुआ था? जो हम डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे थे, ये थी डिस्चार्ज ट्यूब, यहाँ पे एक कैथोड और यहाँ पे ये एनोड। ठीक है, जो यहाँ पे इसके गैस के पार्टिकल्स थे, गैस के पार्टिकल्स क्या हो रहे थे? जब हम इन्हें पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे थे, पोटेंशियल प्रोवाइड करने पे ये आयनाइज हो रहे थे, मतलब आयनिक फॉर्म में आ रहे थे। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहे और इलेक्ट्रॉन्स से क्या है? अब जब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज मिला, सब पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब ये आयनाइज हो रही, तो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था? हमारे पास नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, दैट मीन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। ठीक, ये समझ लीजिए हमारे पास नेगेटिव दैट इज
कैथोड पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या रहेगा एनोड रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ ट्रैवल करेंगे, एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगे, और ये पॉजिटिव जो है हमारे पास प्लस है किसकी तरफ ट्रैवल हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप दिस इज क्लियर कि हमारे पास ये क्या है, कैथोड जो प्रोटॉन्स हैं वो हमारे पास क्या है, ये जो एनोड रेज हैं वो हमारे पास प्रोटॉन्स नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो क्या है हमारे पास गैस आयनाइज्ड है कि आयनाइजेशन ऑफ गैस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर ये गैसियस आयंस हैं जो एनोड रेज हैं, दीज आर द गैसियस आयंस। ये तो पॉजिटिव चार्ज था इन पे और इसलिए इन्हें नेम दे दिया था प्रोटॉन्स। ठीक, सिंपली क्या हुआ है कि जो गैस पार्टिकल्स थे डिस्चार्ज ट्यूब पे, जो गैस के मॉलिक्यूल थे, गैस के आयन वो क्या हो रहे थे हमारे पास, जब हम पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे थे तो दे वर गेटिंग आयनाइज्ड, उनमें से नेगेटिव से मतलब इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट हो रहे थे वो पॉजिटिव की तरफ ट्रैक करते हैं, एनोड उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था, और यहाँ पे जो इनका पॉजिटिव चार्ज जो बचा वो किसकी तरफ आ गया, फिर से उसे नेगेटिव चार्ज ने अपनी तरफ किया, मतलब कैथोड ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक, अब जैसे बिल्कुल सेम उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के केस में किया था कि उसके पहले नेचर ऑफ मतलब गैस चेंज करी, इलेक्ट्रॉन्स चेंज करके देखिए, सेम उन्होंने यही चीज हमारे पास प्रोटॉन्स के केस में करी। लेकिन प्रोटॉन्स के केस में उन्होंने देखा कि जो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो आ रहा है, E/m रेशियो जो आ रही है वो इस केस में कांस्टेंट नहीं है, इट वाज नॉट कांस्टेंट इन दिस केस, and so this means that the protons depend on the nature of gas, or anode rays depends on the nature of material of the cathode and of the electrodes and the nature of gas। ये हमारे पास डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर आप इसमें पहले हाइड्रोजन लेते हो तो हाइड्रोजन के केस में E/m रेशियो बिल्कुल डिफरेंट आएगी, हीलियम ले लो उसमें बिल्कुल डिफरेंट आएगी, तो दैट मीन्स हमारे पास ये डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कर लेते हैं। अब देखो एटम जो है ऑन द होल वो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो जे थॉमसन ने बता दिया था ये पहले ही कि हमारे पास इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ दो ही पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं उसमें एक तीसरा पार्टिकल भी है पर वो डिस्कवर नहीं कर पाए थे। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो वो है क्रेडिट जो है वो किसे जाता है, चैडविक को जाता है। ठीक, उसने बेरिलियम की शीट पे बॉम्बार्ड कराए थे अल्फा पार्टिकल्स, तो जो अल्फा पार्टिकल्स है थोड़ा जो है मास उनका हाईयर था, ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल्स जो है एमिट हुए जिनका नेम उन्होंने क्या दे दिया, न्यूट्रॉन्स दे दिया। ठीक, तो ये था सबको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट बारे में हम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बोहर मॉडल, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन and don't forget to share and subscribe।